हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया बिना स्किप किए तो आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो सकता। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, ठीक है, प्रथम नागरिक की बात हो रही है तो देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 यानी कि 52 के अंदर ये बात स्पष्ट की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि ना तो एक से ज़्यादा और ना ही ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई राष्ट्रपति ना हो। मतलब ये बात स्पष्ट की गई अनुच्छेद 52 के अंदर कि भारत का एक राष्ट्रपति अवश्य होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत के अंदर कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात करें तो ये होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, वो ये कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सबका आंसर राष्ट्रपति आने वाला है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, मुझे ये चीज़ मालूम है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो के हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आप सैकड़ों टॉपिक पढ़ के जाओगे और तब आपको इन ऑप्शंस में से राष्ट्रपति को चूज करना बेहद कठिन हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा कठिन है, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। ये नहीं है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर राष्ट्रपति ही होगा, आपको हर क्वेश्चन को समझना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ध्यान रखना संघ की, ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्या भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। बिल्कुल सही बात है। विशेष परिस्थिति में राज्य का प्रधान होता है, नहीं। केवल सरकार का प्रधान होता है, ये भी गलत है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रधान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज उसकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो 35 साल का हो चुका है या फिर 35 साल से अधिक का हो चुका है तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता है। इसके अलावा बात करें उपराष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी एज इतनी ही है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए मिनिमम एज जो है वो है 35 वर्ष। और राज्यसभा के लिए ये उम्र होती है 30 वर्ष। वहीं पर लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष मिनिमम एज रखी गई है। तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कोई एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत का कोई एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब कि जितने समय तक उसे लोकप्रियता है, जितने समय तक उसे बहुमत प्राप्त हो रहा है, उतने समय तक वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति 1 या 2 बार राष्ट्रपति बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जब ये राष्ट्रपति चुना जाता है उसके बाद पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होता है उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सशस्त्र सेनाओं यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं,
वायुसेना, जल सेना और थल सेना। ठीक है, इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर यानी कि सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सोचकर मत चलना कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो राष्ट्रपति होने वाला है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको सैकड़ों टॉपिक में से इस आंसर को चूज करना होगा, तो वहाँ पर आपके लिए कठिन होगा। इस वजह से हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का जो राष्ट्रपति है ये अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और जब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो वो देता है राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों अपना एक्सचेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो जब राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है, ये तो हमने जान लिया कि त्याग पत्र राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन इसकी सूचना उपराष्ट्रपति पहले जाकर लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति जाकर लोकसभा अध्यक्ष को इसके बारे में सूचना देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पर सही आंसर होगा संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि महाभियोग जो लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा लागू की जाती है। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को लिखित में 14 दिन पहले जानकारी देनी होती है कि आप पर महाभियोग लगाया जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा किस तरह से हटाया जाता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये ली गई है अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अमेरिका से ही राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 यानी कि अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी जानकारी अनुच्छेद 61 के अंदर वर्णित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष रूप से। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को हम यानी कि जनता वोट नहीं देती। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो हैं वो अनुच्छेद 57 से स्पष्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का कोई विवाद आ जाता है तो उसका निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। इसे आप याद रखना, लोकसभा को भंग करने के लिए इसे प्रधानमंत्री की सलाह लेना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो जब भी दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि की जाती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही हैं जैसे कि राज्य के लिए हैं। तो राष्ट्रपति देश के लिए बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि राज्य के लिए राज्यपाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होगा।
यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को इसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। वहीं पर राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इन दोनों को भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 123 के अंदर इस बात का वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन बाद तक रखा जाना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी सार्वजनिक महत्व के पर्सन या बोल सकते हैं विधि के पर्सन पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना, राष्ट्रपति के पास सार्वजनिक महत्व का कोई पर्सन यानी बोल सकते हैं कि विधि का कोई पर्सन हो, उस पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार प्राप्त है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देगा उसे राष्ट्रपति को मानना होगा। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल सलाह ले सकता है। माने या ना माने वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह यानी कि परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है? जैसा कि अभी हमने जाना कि किसी भी विधि के पर्सन पर, महत्वपूर्ण पर्सन पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं होता है मानने के लिए। तो इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 143 के अंदर यानी कि 143 के अंदर की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जैसा कि अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इसी तरह से लोकसभा के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कुछ समय के लिए कार्य किया? यानी कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हो गई थी, यानी कि बीच कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, यहाँ पर गणतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो गणतंत्र का मतलब है कि देश का जो प्रमुख है, यानी कि देश का प्रमुख का मतलब क्या हुआ? देश का राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति उसकी जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। परोक्ष का मतलब ध्यान रखना, परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो कि निर्विरोध चुने गए? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है लगातार, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो या फिर रेलवे की परीक्षा हो, किसी भी तरह के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि इन्हें सर्वसहमति से चुन लिया गया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जो कि अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति का कार्यकाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। भारत के आज़ाद होने के कुछ समय बाद तक कांग्रेस का ही वर्चस्व था। जो गैर कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बने थे वीवी गिरी। मतलब वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि गैर कांग्रेसी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ये जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, यही थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो महिलाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बाहरी आक्रमण अथवा आपातकाल की परिस्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है। तो जब भी बाहरी आक्रमण हो या फिर कोई भी आपातकाल की परिस्थिति हो या फिर आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा हो, ये राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे ऐसी ही किसी एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।